Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the solution of the biology paper. बायोलॉजी का सॉल्यूशन आपको बताएंगे 2023 जीव विज्ञान संकेतांक 348 CL। इस पेपर को सॉल्यूशन देखना है। आइए देखते हैं एक एक करके। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है असंख्य बीजांड। हल्के परागकण ये वायु परागण की विशेषता है। बेहतर अनावृत पुंकेसर, मतलब पुंकेसर क्या है? अनावृत हैं, मतलब ओपन हैं, तो जो परागकण होंगे वो आसानी से हवा के द्वारा उड़ जाएंगे, तो सही है यह भी। बृहद माने बड़ा एवं पिच्छ वर्तिकाग्र, मतलब वर्तिकाग्र पिच्छ युक्त है, बड़ा है, तो आसानी से ये जो वायु में उड़ते हुए परागकण जाएंगे वो वर्तिकाग्र पर आसानी से पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र उसको ले लेगी अपने में, मतलब यह भी सही है। यह विशेषता नहीं है असंख्य बीजांड। अगला है दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? तो इसका उत्तर है वैलीन। ठीक, ये वैलीन है। लाइसिन, मेथियोनिन और सेरीन ये गलत हैं। सही उत्तर इसका वैलीन होगा। अगला है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं? तो 4 पेप्टाइड बंध होते हैं। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो अनुकूलतम परिस्थितियां तापमान भी है, विटामिन भी है, लवण भी है। उपरयुक्त में से कोई नहीं। अनुकूलतम परिस्थिति यह यहाँ पर उपरयुक्त में से कोई नहीं होगी, मतलब इसमें नहीं पूछे है अनुकूलतम परिस्थिति कौन सी नहीं है, तो अनुकूलतम परिस्थिति ये सब हैं। ठीक, अर्थात उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला विकल्प सही है चूंकि यहाँ पर नहीं पूछे है। इसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, ऑक्सैलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं? उनका नाम बताइए। तो ये NCERT की डायरेक्ट लाइन है बच्चों। ऑक्सैलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं? तो ये आपके सामने लिखा है चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस का मतलब होता है उन्मील्य परागणी पुष्प। चैस्मोगैमस का मतलब होता है उन्मील्य परागणी पुष्प, मतलब जो हरदम ओपन रहते हैं। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब होता है अनुन्मील्य परागणी पुष्प। अनुन्मील्य परागणी पुष्प जो कि ओपन नहीं रहते, क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। यह उत्तर बच्चों NCERT पर पेज नंबर 29 पर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये NCERT है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है। देखिए, ये है ऑक्सैलिस तथा कोमेलिना 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं, उन्मील परागणी पुष्प, और अगला ये है अनुन्मील परागणी पुष्प। तो हिंदी में ये नाम है इनके, और इंग्लिश में नाम है चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। समझ गए होंगे। अगला है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था, और इस जीवाणु द्वारा जो रोग होता है, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, निमोनिया रोग होगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। तो ये आप जब ओविडक्ट को देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसका अग्रभाग होता है झालर जैसे, उसको हम झालर या फिम्बरी कहते हैं। यह ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है। यह भी NCERT की लाइन है। अगला है, मेंडल का वंशागति सिद्धांत
किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, 1900 तक अज्ञात रहा। मेंडल का वंशागत सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा। किन्हीं दो को लिखना है, किन्हीं दो को लिखना है। तो इसमें देखिए यह भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से यहां पर आया हुआ है। तो इसके दो कारण पूछे हैं तो आप लिख सकते हैं कि संचार की सुविधाएं आज के जैसे नहीं थी। भाई पहले जो था वो इतना संचार नहीं था, इतना मोबाइल फ़ोन का वो नहीं था कि कहाँ पर कौन सा प्रयोग हो रहा है, किसी को पता नहीं चल पाता था। तो इतनी संचार व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो इसलिए इनका कार्य अज्ञात रहा 1900 तक। ठीक, इनका कार्य 1900 तक अज्ञात रहा। और दूसरा कारण है इन्होंने गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था। इन्होंने गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था, इसलिए जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे वो गणित के शब्दों को नहीं जान पाए थे और उधर की तरफ रुझान नहीं दिया। भाई हम ही लोगों को गणित अगर बताई जाए तो हमारा उधर की तरफ मन नहीं लगेगा। वैसे ही ये वैज्ञानिक थे, है ना। 1900 तक इनके कार्य को कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये दो कारण आपके एनसीईआरटी पर लिखे हुए हैं। इसके बाद तीसरा कारण है उसी समय डार्विनवाद जोरों पर चल रहा था। उसी समय डार्विनवाद जोरों पर चल रहा था, इसलिए डार्विन महान वैज्ञानिक थे उस समय के, तो उनके कार्य पर वैज्ञानिकों का ध्यान था, तो इधर की तरफ वैज्ञानिक ध्यान नहीं दे पाए। इसके बाद जो इनकी पत्रिका थी वो बहुत साधारण सी पत्रिका थी। इनकी जो पत्रिका थी वो बहुत साधारण सी पत्रिका थी। उस पत्रिका को लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। ब्रून नाम की पत्रिका थी, तो उस पत्रिका को बहुत कम लोग पढ़ते थे, इसलिए इनका कार्य अज्ञात रहा। बाद में जब 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, इन्होंने इनके कार्य को देखा और तब जाकर के पता किया कि हाँ इनका सही था। देखिए आपको दिखा दें, ये देखिए एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। देखिए लक्षणों की ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है लक्षणों की वंशागत पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और यही प्रश्न बच्चों कि मेंडल का वंशागत सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, हमने ये शार्ट में लाइन लिख दिया है आपकी कि संचार की सुविधाएं आज के जैसे नहीं थी और गणितीय शब्दावली प्रयोग हुई थी, जीव वैज्ञानिकों को समझ में ये नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। इसका मतलब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो हमने 3 लिख दिया है, एनाबीना, नास्टाक और आसिलेटोरिया। यह भी एनसीईआरटी की ही लाइन है। इसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न है कि मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो जो इसमें आपको करना था वो था परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के द्वारा ही जीनोटाइप का निर्धारण किया जाता है। और टेस्ट क्रॉस होता क्या है आप लिख सकते हो कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम अप्रभावी जनक के साथ करा देते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए। सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए 291 नंबर पेज पर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 291 नंबर पेज पर सहविलुप्तता की व्याख्या की गई है। हमने यहाँ पर शार्ट में लिख दिया है कि जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित जो दूसरी जंतु व पादप जातियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, सह विलुप्तता दिखाई दे रही है। मतलब एक विलुप्त हो गया तो उस पर आधारित जो और जातियां हैं वह भी क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनको पोषण नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर उदाहरण है, एनसीईआरटी का उदाहरण ही हमने लिया है, परपोषी मत्स्य जाति और उसके जो परजीवी होते हैं उन पर ये देखा जा सकता है। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए, पेज नंबर 165 पर एनसीईआरटी में देखेंगे तो वाई के आकार की रचना बनती है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 बड़ी होती है और 2 छोटी होती हैं। ठीक, उनका सूत्र H2L2 होता है। L2 का मतलब
L2 का मतलब लाइट चेन और H2 का मतलब हैवी चेन। तो H2 मतलब 2 ठो हैवी चेन रहेंगी, भारी चेन, और 2 ठो हल्की चेन रहती हैं L2 का मतलब। ठीक है, इसके बाद घ नंबर में क्या है, देखिए ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन था, लेकिन यह भी एनसीईआरटी की ही लाइन है, यह भी बच्चों एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक, ये पूछा गया है कि लैक ओपेरान में जेड एवं वाई जीन किस एंजाइम का कूट लेखन करते हैं। एक और होती है जीन, ए जीन भी होती है, उसको नहीं पूछे है। ठीक, उसको नहीं पूछे है। जेड वाई जीन किस एंजाइम को बनाते हैं, कूट लेखन करते हैं, उनके कार्यों को लिखना है। बहुत अच्छा है, देख लीजिए एनसीईआरटी की लाइन है, हमने लिखा है जो जेड जीन होगी वो क्या करेगी, किस एंजाइम को कूट लेखन करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और इसका काम क्या होता है, लैक्टोज का विघटन कर देना। इसका काम क्या होता है, लैक्टोज को तोड़ देना, लैक्टोज डाइसैकराइड शर्करा होती है। और वाई जीन जो होती है वो परमिएज एंजाइम का कूट लेखन करती है, और यह क्या करती है, पारगम्यता को बढ़ाती है, जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, परमिएबल माने पारगम्यता होती है, तो ये पारगम्यता को बढ़ाती है ताकि गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कोशिका के अंदर अच्छी तरीके से प्रवेश कर सके। एक और है जो इस पर नहीं पूछा है, लेकिन मान लीजिए कभी पूछ ले, तो ए जीन होती है, यह ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का कूट लेखन करता है, और यह भी लैक्टोज के विघटन में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैविक खेती पर टिप्पणी लिखिए। तो जैविक खेती कैसी खेती होगी, जिस खेती पर हम रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, जैविक खादों का प्रयोग करें, जैसे गोबर है ना, अगर ऐसी खादों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो यह जैविक खेती कहलाती है। ठीक, हाँ, तो इस पर भी लिखा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है, अब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए दिया है आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है। आपको पता है ऐसे फल जिनका जो विकास होता है वह अंडाशय से होता है वो सत्य फल कहलाते हैं या वास्तविक फल कहलाते हैं, और जिनका विकास अंडाशय से ना होकर के पुष्प के अन्य भागों से होता है तो उसको हम आभासी फल कहते हैं। सेब किस प्रकार का कोटि का फल है, तो सेब जो है वो कूट फल या आभासी फल के अंतर्गत आता है। पूछा है क्यों, क्योंकि इसका जो विकास होता है अंडाशय से नहीं होता है, पुष्पासन से होता है। कैसे होता है, पुष्पासन से होता है, थैलेमस से। ठीक, हाँ। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया था। तो मटर में बहुत अच्छाइयाँ थीं, जैसे मटर वार्षिक पौधा था, 1 वर्ष में नतीजे आ जाते थे, और मटर ही ऐसा पौधा था जिसमें वैज्ञानिक को 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मिल गए थे। और बहुत बढ़िया बात थी कि द्विलिंगी पुष्प था, परागण के लिए हमको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। एक लिंगी पुष्प होता तो दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता, द्विलिंगी पुष्प था, और पुष्प की बनावट ऐसी थी कि उसमें दूसरे परागकण जा भी नहीं सकते हैं, एकदम बंद। आपने देखा होगा मटर के पुष्प को, एकदम तितली के आकार का बंद रहता है, और इसमें कृत्रिम परागण आसानी से हम करवा सकते हैं। ये सब कारण थे मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चयन करने का। बिलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए। यह एनसीईआरटी का है बच्चों। बिलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या करनी है आपको। हॉज रिएक्टर, बिलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या करनी है, और बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, और इससे संबंधित हाँ एनसीईआरटी से संबंधित है बच्चों। ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका चित्र भी पिछले परीक्षाओं पर आया है। तो बिलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या करनी है। ठीक, बायो रिएक्टर नाम सुना होगा, बायो रिएक्टर का एक विकल्प भी था, और देखिए विकल्प को हमने अभी बताया है। विकल्प देखिए डायरेक्ट, ये देखिए आपको एनसीईआरटी दिखा रहे हैं विकल्प। देखिए ये देखिए विकल्प का था कि बायो रिएक्टर की अनुकूल परिस्थितियां बताइए। तो देखिए बायो रिएक्टर की वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां, ये बायो रिएक्टर कौन कौन सी हैं, देखिए तापमान है, पीएच है, क्रियाधार है, लवण है, विटामिन है, यही विकल्प दिए हुए थे। ये 3 ठो विकल्प दिए थे, और फिर उसमें पूछा था नहीं बताना है, ये तो अनुकूलताएं हैं, उसमें से नहीं पूछे था, तो नहीं है, ये सब हैं विशेषताएं, इसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो हमने उनमें से लगाया कि इनमें से कोई नहीं। देखिए एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन आ रही है, देख लीजिए, है ना। हाँ, लोग कहते हैं एनसीईआरटी से नहीं, पूरा नीट लेवल का क्वेश्चन थे यहाँ पर,
टोटल एनसीईआरटी से आया है, और यहीं से ये दे दिया है कि विलोडित हौज रिएक्टर की व्याख्या करिए। तो देखिए ये विलोडित हौज रिएक्टर आपके सामने ये रख दिया गया। ये इसका फिगर है विलोडित हौज रिएक्टर का, आप देख रहे हैं, बना सकते हैं इसको, और आप लोगों ने बनाया भी होगा, है ना। विलोडित हौज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होता है, देख लीजिए बेलन के आकार का है, जिनके आधार घुमावदार होते हैं। देखिए घुमावदार ये बने हुए हैं, है ना। घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर्वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। यदि आप चित्र को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि रिएक्टर में एक प्रक्षोभक तंत्र होता है, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र होता है, और झाग नियंत्रण तंत्र होता है, तापक्रम नियंत्रण तंत्र होता है, पीएच नियंत्रण तंत्र और प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये फिगर है और एनसीईआरटी का ये मटेरियल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित कीजिए। संभार तंत्र की व्याख्या समीकरण सहित कीजिए। एनसीईआरटी पर पेज नंबर 253 पर दिया है इसका उत्तर। देखिए एनसीईआरटी में कितनी अच्छी है एनसीईआरटी, पेज नंबर 253 में दिया है। आप एनसीईआरटी खोलेंगे ओरिजिनल एनसीईआरटी तो आपको पेज नंबर 253 पर मिल जाएगा। ये रहा इसका उत्तर एनसीईआरटी में। देखिए ये उत्तर एनसीईआरटी में संभार तंत्र या लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं इसको, है ना। देखिए आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। ये और इसकी खास बात यह है कि प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि चरघातांक की वृद्धि होती रहे। मतलब इतने ज़्यादा साधन नहीं हमारे पास कि जनसंख्या लगातार बढ़ती रहे, है ना। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। भाई हमारे पास सीमित संसाधन है, जिससे क्या होती रहती है, मतलब कंपटीशन आपस में होती रहती है, ठीक। आखिर में वही जीवित रहता है, जनन करता है, जो क्या होता है, जो प्रतिस्पर्धा में सफल हो जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए है। पेज नंबर हमने क्या बताया, पेज नंबर 253, है ना। पेज नंबर 253 ये आप देख सकते हैं, बढ़िया। और इसमें समीकरण मांगे हैं, तो हमें लगता है कि अगर आप समीकरण लिख देंगे और इसको बना चुना करके लिख देंगे, देखिए ये समीकरण नीचे ही ये है, dN/dt बराबर RN(k-n)/K, जहाँ n समय t पर समष्टि घनत्व है, R प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है और K पोषण क्षमता होती है। तो देखिए ये एनसीईआरटी का पूरा है, आप अपनी किताब पर देख सकते हैं। इसके बाद है अंड जनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखी निरूपण कीजिए। पेज नंबर 53 पर बच्चों, पेज नंबर 53 पर दिया हुआ है। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो मानते हैं कि अन्य जिलों की अपेक्षा ये जो पेपर है ये कुछ कठिन है, क्योंकि एनसीईआरटी से दे दिया है, पूरा एनसीईआरटी से दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों के लिए कठिन हो गया ये, है ना। देखिए अंड जनन की तैयारी तो ऐसे भी आप किए रहे होंगे। ये रहा अंड जनन का आरेखीय निरूपण, आप देख सकते हैं। शुक्र जनन और अंड जनन दोनों दिए हैं, है ना। अंड जनन को देखिए देख सकते हैं, ये है, और इसको पढ़े भी होंगे आप, बनाए भी होंगे। अंड जनन का मतलब होता है अंडाणु का निर्माण, ठीक। हाँ, तो इसका फिगर बनाना था ये। अंड जनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखीय निरूपण कीजिए, पेज नंबर 53 पर दिया हुआ है। इसके बाद है सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 166 पेज, देखिए हमने लिख दिया है सब ये, है ना। 166 नंबर पेज पर देखिए लिखा हुआ है। 166 नंबर पेज आप एनसीईआरटी का खोलेंगे, तैयारी भी रही होगी आपकी तो जरूर कर लेंगे। 166 नंबर पेज पर सक्रिय प्रतिरक्षा ये रही। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करना पड़ता है, जब परपोषी को एंटीजेंस का सामना करता है जब ये, तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है।
हम बता दें सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है। सक्रिय प्रतिरक्षा में हमारा शरीर जो होता है सक्रिय होता है और एंटीबॉडी हमारी शरीर बनाती है। ठीक, हमारे शरीर में स्वयं एंटीबॉडी बनती है, लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है उसमें बने बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में डाला जाता है। ठीक, हाँ, तो सक्रिय प्रतिरक्षा है। सक्रिय प्रतिरक्षा आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद टीकाकरण है। देखिए टीकाकरण भी प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित होता है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोगजनक टीका की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। मतलब सीधी सी बात है, टीकाकरण में होता क्या है, जो जीव होता है जिसके प्रति हमको प्रतिरक्षा उत्पन्न करनी होती है, उस जीव को हम निर्बलीकृत करके शरीर में प्रवेश करा देते हैं। तो इससे हमारा शरीर याद रखता है कि यार इस मेर का कोई जीव वायरस आया है या जीवाणु आया है, और इसके बाद जब दोबारा से कभी वो जाता है उस पर, तो क्या करता है, तुरंत तैयार हो जाता है हमारा शरीर। वो जान जाता है कि यार यही तो पहले आया था, लाओ इसको मार गिराओ। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम टीकाकरण कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके को खोजा था, है ना। तो ये आप पढ़े होंगे, सब कर सकते हैं। 166 नंबर पेज पर दिया है एनसीईआरटी पर। ये देखिए प्रश्न दिया है, किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योगज डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़िया प्रश्न था, हार्ड प्रश्न ये वाला कठिन था कि संवाहक रहित विधियों को, मतलब ऐसी विधियां बतानी जिसमें वेक्टर का यूज नहीं होता हो, और पुनर्योगज डीएनए को हम कैसे डायरेक्ट बच्चों होस्ट सेल में प्रवेश करा देंगे। तो आपके एनसीईआरटी पर 2 विधियां दी हुई हैं, इसमें 3 पूछ लिया है, इसलिए हमको थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग भी पढ़ना पड़ता है। हमने लिख दिया है माइक्रो इंजेक्शन है एक विधि, दूसरी विधि है ट्रांसफेक्शन, और तीसरी है जीन गन या बायोलिस्टिक विधि। ठीक, इसमें से माइक्रो इंजेक्शन आपकी एनसीईआरटी पर दिया है, बायोलिस्टिक विधि भी एनसीईआरटी पर दी हुई है। ये जो ट्रांसफेक्शन है ये एनसीईआरटी पर नहीं दिया हुआ है ना। तो ये हमने अलग से लिख दिया है आपके, किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख करना है आपको, है ना, जिसमें कि हम मतलब वेक्टर का यूज नहीं करना है, ऐसे ही डीएनए को होस्ट सेल के अंदर क्या करना है, पहुंचा देना है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए अपना, आप समझ गए होंगे। माइक्रो इंजेक्शन, ट्रांसफेक्शन, जीन गन या बायोलिस्टिक विधि, ये 3 विधियां अगर आपने लिखा है तो बढ़िया काम चल जाएगा। हालांकि अगर ज़्यादा वर्णन भी नहीं किया है, केवल इनके नाम भी लिख दिया है, तो काफ़ी हद तक इसमें आपका काम चल जाएगा। ठीक, अगर आप चाहें तो हम थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए ये है, ये देखिए ट्रांसफेक्शन ये होता है, इसमें जीवाणु भोजी विषाणु पुनर्योगज डीएनए अणुओं को जीवाणु कोशिकाओं में पुनः स्थापित कर देते हैं। इस तकनीक में डीएनए को आवेशित पदार्थों जैसे धनावेशित लिपोसोम, कैल्शियम फास्फेट इत्यादि के साथ मिला देते हैं। ठीक, तथा इस मिश्रण को ग्राही कोशिका के ऊपर फैला देते हैं। कुछ समय पश्चात कैल्शियम आयन पुनर्योगज डीएनए को कोशिका के अंदर अवशोषित करा देता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये है माइक्रो इंजेक्शन विधि, ये आ गई। इसमें माइक्रो इंजेक्शन में भ्रूण या कोशिका में अन्य कोशिका के डीएनए या पुनर्योगज डीएनए को माइक्रो पिपेट या माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से पहुंचा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म माइक्रो मैनिपुलेटर्स का उपयोग करके यूकैरियोटिक वाहकों की अनुपस्थिति में डीएनए को पोषक कोशिका में अंतःक्षेपित किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग पादपों तथा जंतु कोशिकाओं में किया जाता है। इसके बाद ये है लास्ट वाला माइक्रो प्रोजेक्टाइल, या इसी को हम क्या कहते हैं, जीन गन मेथड। इसमें टंगस्टन अथवा स्वर्ण के सूक्ष्म कणों से डीएनए को लेपित करके इस लेपित डीएनए को अत्यधिक गति पर अपकर्षण द्वारा पादप कोशिकाओं में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इस तकनीक का विकास प्रोफेसर स्टैनफोर्ड ने किया था। इसे बायोलिस्टिक प्रोसेस या पार्टिकल बम्बार्टमेंट गन विधि या जीन गन मेथड कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, वैसे समझ सकते हो अपना, बाकी पेपर तो हो ही गया है, एक हम बता रहे हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रकाश जो है वो जंतु और पौधों के वितरण को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरण से व्याख्या करनी है। तो देखिए पौधों के बारे पर पहले बता दें, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल होते हैं। इनमें से
जो ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वो लाल शैवाल होते हैं। लाल शैवाल अधिक गहराई में पाए जाते हैं। इसके बाद सब ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। हरा शैवाल जो होगा आपको पता है, क्योंकि उसको प्रकाश संश्लेषण करना है, तो वह कहाँ पाया जाता है, मतलब कि पानी की सतह पर पाया जाएगा। और जंतु की बात करें तो जंतु में जो अंधकार में जंतु रहते हैं, जैसे यहाँ पर डेविल फिश हमने लिखा है, तो डेविल फिश जो है वो अंधकार में रहने वाला है, अंधकार में रहने वाला है। तो ये अपने ऊपर टार्च लगाए रहता है ना। ऐसे अंग इसके ऊपर होते हैं कि वो क्या करे, उजाला कर ले वहाँ पर, ताकि कीट जो मतलब जिनको ये खाते हैं इनकी तरफ आए और बढ़िया क्या हो, इनका भोजन बन जाए। तो डेविल फिश जो है ये अंधकार में रहता है, जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है, नीचे की तरफ समुद्र में। और स्फुरदीप दीप्ति अंग होते हैं इस पर, जिससे आकर्षित हो जाते हैं कीट या जो भी जीव जो ये खाता है डेविल फिश, वो सब इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके बाद तली पर अंधकार रहता है, वहाँ पर अब घटक भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न में अपने मन से कुछ समझ के लिख सकते हैं। ये प्रश्न है, वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर वर्णांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, वंशावली चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें बना सकते हैं, वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री है, वर्णांध पिता है अगर, तो उसकी पुत्री जो होगी, हालांकि सामान्य तो नहीं होगी, वर्णांध पिता है तो वर्णांधता की जीन एक्स में होगी, तो उसके बच्ची में जाएगी जरूरी है। और जब बच्ची में जाएगी तो बच्ची देखने में तो सामान्य लगेगी, लेकिन वो वाहक होती है ना। इसलिए सामान्य यहाँ पर लिखा है, चूंकि वो देखने में सामान्य होगी, हालांकि उसमें जीन है, तो उसका संकेत क्या होगा, सामान्य पुत्री। सामान्य पुत्री का मतलब यहाँ पर हम वाहक पुत्री लेंगे, क्योंकि वर्णांध पिता की जो पुत्री आएगी वो देखने में सामान्य होगी, बाकी उसमें जीन रहेगी वर्णांधता की। तो ये एक्स सी एक्स आ जाएगा। और इसका विवाह सामान्य पुरुष से हो रहा है, तो सामान्य पुरुष का मतलब एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्रॉस करवा दीजिए। तो जब क्रॉस करवाएंगे तो इसका क्रॉस इसके साथ हो जाएगा, तो एक्स सी एक्स, ठीक, ये हो जाएगा। और इसका क्रॉस इस y के साथ हो जाएगा, तो एक्स सी वाई आ जाएगा। इसके बाद इसका क्रॉस इस x के साथ, तो एक्स एक्स आ जाएगा। और इस x का इस y के साथ, तो एक्स वाई आ जाएगा। मतलब एक्स सी एक्स वाहक पुत्री होगी, एक्स सी वाई वर्णांध पुत्र होगा। सामान्य पुत्री, कोई जीन ऊन नहीं होगी, एकदम सामान्य होगी, देखने में भी और जीन में भी कुछ वो नहीं है। इसके बाद सामान्य पुत्र होगा। ये आपको क्रॉस बना देना है। बाकी देखिए यहाँ पर एक बात कहे है कि वर्णांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, तो पुत्र वाहक होते ही नहीं है। देखिए पुत्र कभी वाहक नहीं होते हैं, या तो वो सामान्य होंगे या तो वर्णांध होंगे। तो यहाँ पर जो पूछे है कि उस संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, तो पुत्र वाहक नहीं होंगे। आधे पुत्र वर्णांध होंगे और आधे पुत्र सामान्य होंगे। ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों, मवेशी और सूअरों को मारकर उनके अग्न्याशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 3 कार्यों को आपको, 3 कमियों को बताना है। तो एनसीईआरटी पर जो दिए है वो 2 काम दिए हैं। एलर्जी है, एलर्जी हो जाती थी उस समय जब इन मवेशियों को मार करके इंसुलिन तैयार किया जाता था। और यह एक अनैतिक कार्य है। भाई किसी जानवर को मारना वारना यह अनैतिक कार्य है, और शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी आ जाती थी। तो ये 3 हमने आपके लिए बना दिया, इसको तैयार कर सकते हैं। फिर स्वस्थाने एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखनी है। 293 नंबर पेज पर एनसीईआरटी में दिया है। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब आप एनसीईआरटी पर डिटेल में देख सकते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब जब जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक वास स्थान में संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण, जब प्राकृतिक वास स्थान से हटा करके उसको मनुष्य द्वारा बनाए गए किसी वास स्थान में संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 293 नंबर पेज पर एनसीईआरटी पर दिया है। स्पर्धा एवं परजीविता की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आप डिटेल में पढ़ लीजिए, इसको सरल है, तैयार भी किए रहे होंगे। पेज नंबर 256 और 258 पर एनसीईआरटी पर दिया है। स्पर्धा, कंपटीशन, भोजन के लिए, आवास के लिए, है ना, कंपटीशन होती रहती है आपस में, तो ये स्पर्धा होती है। और इसके बाद परजीविता क्या होती है, जब एक जीव किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए क्या हो निर्भर हो और उस पर रोग फैलाए।
रोग जरूर फैलाए, नहीं फिर परपोषी हो जाएगा, है ना। रोग फैलाए तो यह परजीविता कहलाती है। डिटेल के लिए आप अपना और देख सकते हैं, पेज नंबर एनसीईआरटी पर पेज नंबर 256 और 58 पर लिखा हुआ है। अब आ गए हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर, 5-5 नंबर के, बहुत सरल तरीके से हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में विभेद कीजिए। 3 दिए हैं, 2 में विभेद करना है, बहुत सरल है, आप आराम से कर सकते हैं। एनसीईआरटी पर पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, वहां से ये डायरेक्ट तीनों विभेद आए हुए हैं, आप पढ़े होंगे। बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपरिक। बीज पत्र का जो आधार होता है, नीचे का पोर्शन होता है, बीज पत्र के नीचे का पोर्शन बीज पत्राधार कहलाता है। वेरी सिंपल। बीज पत्रोपरिक, बीज पत्र के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो बीज पत्रोपरिक कहलाता है। ठीक, इसके बाद परिभ्रूणपोष एवं फलभित्ति पर टिप्पणी लिखनी, मतलब अंतर बताना है। तो परिभ्रूणपोष जो होता है न्यूसेलस का अवशेष भाग होता है, पेरिस्पर्म बोलते हैं इसको, और फलभित्ति जो होता है फल का बाहर का आवरण होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, पेरिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प, सॉरी एपिकार्प, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प, और तीनों को मिलाकर के फलभित्ति बनती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। मांसल फल पर तीनों भित्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आम का है, और परिभ्रूणपोष का उदाहरण आपको काली मिर्च में मिलेगा। अध्यावरण एवं बीज चोल को बताइए। तो अध्यावरण क्या होता है? बीजांड का जो आवरण होता है उसे अध्यावरण कहते हैं। बीजांड का आवरण, इंटेगुमेंट जो होता है उसे अध्यावरण कहते हैं। बीज चोल क्या होता है? बीज का जो आवरण होता है उसे बीज चोल कहते हैं। सिंपल सिंपल है ना। अथवा प्रसव को परिभाषित कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रसव को परिभाषित कीजिए, है ना। इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोन्सों का एक विवरण दीजिए। तो आपको डिटेल में 5 नंबर में लिखना है। इसके लिए आप एनसीईआरटी पर पेज नंबर 59 पर जाएंगे। वैसे प्रसव को आपको पता है क्या होता है? बेबी की जो डिलीवरी होती है 9 मंथ बाद मनुष्य में जो बेबी की डिलीवरी होती है उसको हम प्रसव कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान जो हार्मोन्स होता है वो मुख्य रूप से जो हार्मोन्स होता है उसका, जिसका एनसीईआरटी ने कई उसमें जिक्र किया है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है। एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, गर्भाशय में खूब बढ़िया झटका देता है ना। तभी जाकर के बेबी क्या हो जाता है? डिलीवर हो जाता है, निकल जाता है बाहर। तो पेज नंबर 59 पर आप एनसीईआरटी में देखेंगे, हेडिंग पड़ी हुई है प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। ये देखिए, ये प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। आप बढ़िया सा इसको अगर तैयार किए होंगे तो आप लिख सकते हैं। इसमें जो हार्मोन्स है आप देखिए, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, इसका जिक्र किया है कि ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसका जोर जोर से गर्भाशय में संकुचन होने लगते हैं। इसी से क्या होता है, और जितना ऑक्सीटोसिन वहां से निकला वो ऑक्सीटोसिन स्वयं उत्प्रेरक का काम करेगा और फिर और ऑक्सीटोसिन निकालने के लिए देखिए लिखा है, वही ऑक्सीटोसिन और अधिक ऑक्सीटोसिन के स्रावण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय में संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्रावों के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्ती के कारण यह संकुचन और फास्ट होता जाता है। इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीटोसिन जितना निकलेगा उतना ही ज़्यादा आसानी होगी और बच्चा डिलीवर हो जाएगा। तो ये हम देखिए अथवा वाले भी आपको बताए दे रहे हैं। इसके बाद पेज, ये क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुत बढ़िया है। हाँ, हालांकि 2.5 नंबर में है तो इससे कुछ नहीं होता है, आप आराम से बढ़िया इतना आए उतना लिखिए, है ना। प्रयास करिए कि थोड़ा बड़ा लिखें, है ना। डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें पूछा गया क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता के बारे पर आप वर्णन करिए। तो क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता मतलब ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, इसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे। शायद ये आपको ना आता रहा हो, तो डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखनी है। डाउन सिंड्रोम की खोज डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसमें क्या होता है, बच्चा बेवकूफ़ हो जाता है, चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, और क्या होता है, खुला हुआ मुख रहता है, जीभ निकली हुई रहती है, आँखें उभरी हुई रहेंगी, अंगुलियाँ ठूंठ के समान रहेंगी, मतलब थोड़ा सा पागलपन के लक्षण। तो 46 के स्थान पर यहाँ पर कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 47 हो जाते हैं। एक ये शब्द दे दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो गए इसमें, XXY, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम नहीं है। टर्नर सिंड्रोम का बच्चों X0 होता है, वो नहीं है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे पर लिख देना है।
कि इसमें क्या होता है, देखिए एक्स गुणसूत्र अधिक हो रहे हैं, मतलब पुरुष में होगा, उसमें महिलाओं के लक्षण हो जाएंगे, स्तनों की वृद्धि होने लगेगी, है ना, मच्छे उच्छे काऊ न निकले, मतलब वो महिला जैसे लगने लगेगा। और जब स्तनों की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। ऐसे करके आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। अथवा आनुवांशिक कोट की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये तो बहुत पिटा हुआ प्रश्न है, इसको बोर्ड परीक्षा में बड़े लाइक करते हैं। 122 नंबर पेज पर एनसीईआरटी पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कूट त्रिक होता है, कूट सर्वव्यापी होता है ना। इस तरीके से आप इसमें कूट कामा रहित होता है, कूट असंदिग्ध होता है, तमाम व्याख्याएं हैं, आप इसको कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। ठीक, 2 पर कौन सी? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी मतलब एडीए की कमी, इस पर टिप्पणी लिख रही, तो इसकी कमी से एससीआईडी रोग हो जाता है। कहाँ पहुंचेंगे आप? जीनी चिकित्सा हेडिंग पर। जीन थेरेपी 4 साल की बच्ची पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, 4 साल की बच्ची पर प्रयोग हुआ था ये, है ना। एडीए की कमी हो गई थी, एससीआईडी बीमारी हो गई थी। इस बीमारी पर क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है ना। तो इसको आप जीनी चिकित्सा से कर सकते हैं, जहाँ पर फॉल्टी जीन को हम हेल्थी जीन से ट्रांसफ़र करवा देते हैं, मतलब फॉल्टी जीन को हटा करके उसकी जगह पर हेल्थी जीन लगा देते हैं। तो ये जीन चिकित्सा इसमें लिखनी है बच्चों। 231 नंबर पेज पर एनसीईआरटी पर दिया है। अंतरजातीय स्पर्धा क्या होती है? 2 प्रकार की स्पर्धा होती है, अंतरजातीय और अंतराजातीय। अंतरजातीय का मतलब होता है 2 भिन्न जातियों के मध्य होने वाली स्पर्धा, है ना, 2 भिन्न जातियों के मध्य। और अंतराजातीय का मतलब एक ही जाति के मध्य होने वाली स्पर्धा, है ना। जैसे कुत्ते कुत्ते में हो रही है तो अंतराजातीय, कुत्ता बिल्ली में हो रही है तो अंतरजातीय। और ध्यान देना, अंतरजातीय स्पर्धा कम खतरनाक होती है। जो अंतराजातीय होता है, जो एक जाति के मध्य होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। मानव जीनोम परियोजना पेज नंबर 129 पर देखेंगे। मानव की जीन की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और जीन खोजी जा रही है मनुष्य की। लगभग 30,000 जीन खोज ली गई हैं और खोजें हो रही हैं इस पर, और बड़ा व्यापक इसमें पूरा खर्चा हो रहा है। बहुत मतलब बड़ा कार्य है ये, तो इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। आप 129 नंबर पेज पर जा करके और डिटेल में इसको देख सकते हैं, और लगभग तैयार भी किया रहा होगा आपने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा संस्पर्श संदमन क्या है? ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, एनसीईआरटी पर है 171 नंबर पेज पर। संस्पर्श संदमन क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? ये क्या होता है? कैंसर हेडिंग पर आप जाएंगे 171 पेज पर, तो वहां पर लिखा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन या संस्पर्श संदमन का मतलब होता है जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, जो नॉर्मल कोशिकाएं, मान लीजिए नॉर्मल कोशिकाएं हैं, तो इनमें होता क्या है, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो इन पर क्या रुक जाता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। क्या लिखा है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रह करके ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं करती हैं, इसी को हम संस्पर्श संदमन कहते हैं। मतलब स्पर्श में है तो इनमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं होगा। तो ये नॉर्मल सेल की विशेषता होती है, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं। वहीं सामान्य कोशिकाएं, फिर पूछे सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं? अगर ये सामान्य कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ना हो, संस्पर्श संदमन ना हो, तो क्या होगा? अब होगा वही क्या? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगेगा, और जो आपकी सामान्य कोशिकाएं हैं वो कैंसर कोशिकाओं में विभाजित हो जाएंगी। खूब इन पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगेगा, क्योंकि अब तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समाप्त हो चुका है। तो आपकी सामान्य कोशिकाएं कब कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं? जब उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समाप्त हो जाता है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप 171 नंबर पेज पर कैंसर वाली हेडिंग देखिए और आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। तो ये लगभग आधे घंटे में हमने पूरा पेपर लगभग बता दिया, और इस पेपर का लेवल अन्य पेपरों के लेवल से कहीं ज़्यादा कठिन था। उसका कारण था कि इन्होंने इस पेपर में एनसीईआरटी की वरीयता दी है, और हमारा मानना भी है कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका नीट एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। डॉक्टरी वाला एग्ज़ाम जो नीट एग्ज़ाम है वह भी अच्छे से कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ पर भी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बताई जाती है। तो
जो पीछे बच्चे आपके आ रहे हैं उनको ये बताइए कि एनसीईआरटी जो प्योर वाली एनसीईआरटी है, ओरिजिनल एनसीईआरटी, उससे एक एक लाइन पढ़िए, नोट्स बनाइए उसकी बढ़िया पॉइंट वाइज, और इसके बाद जो और क्वेश्चन है, थोड़ा से कुछ अलग मेर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं 2-4, है ना, तो उसको आप और गेस पेपरों से तैयार कर सकते हैं और किताबों से तैयार कर सकते हैं कुछ, लेकिन पहले एनसीईआरटी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने देखा तो लगभग आपको 99%, एक आध पॉइंट की बात नहीं करते हैं, हमें तो लगता है कि सारे क्वेश्चन सब एनसीईआरटी के, कोई एनसीईआरटी से बाहर है ही नहीं, है ना। तो लगभग ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से छापा गया है और इसीलिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। और प्रयास करिए, आप इसको देखिए, समझिए, और आने वाले जो बच्चे हैं पीछे क्लास के उनको बताइए कि एनसीईआरटी पढ़िए आप, तभी कल्याण हो पाएगा। ओके बच्चों, नमस्कार, थैंक यू।